नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मुमताज खान। मैं हाजिर हूं खबरें अभी तक की बेहद खास पेशकश, खबर की तह तक लेकर आपके दरमियान। इस खास कार्यक्रम के जरिए हम कोशिश करते हैं उन तमाम खबरों की तह तक जाएं, अपने ब्यूरोज के जरिए, अपने साथियों के जरिए जो आम आदमी के सरोकार से सीधे जुड़ी हुई होती। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी इस खास पेशकश की। और सबसे पहले आज की अहम खबर दे दें आपको। इंडिया गठबंधन की आज से 2 दिवसीय बैठक होगी। मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में आज और कल ये बैठक होंगी। 2024 के चुनाव को लेकर रणनीति तय की जाएगी इस बैठक में। और आपको ये भी बता दें कि विपक्षी दलों के कई नेता इस बैठक में शामिल होंगे। गठबंधन के संयोजक के नाम का भी ऐलान होने की संभावना है बैठक में। 1 सितंबर को गठबंधन का लोगो जारी होगा। तो 2 दिन तक ये बैठक चलने वाली है इंडिया गठबंधन की। तीसरी बैठक है ये इंडिया गठबंधन की, जो आयोजित होने जा रही है मुंबई में। मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में आज और कल इस बैठक का आयोजन होगा। पहली बैठक पटना में हुई थी। अब गठबंधन के संयोजक के नाम का ऐलान हो सकता है आज इस बैठक में। आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं, विपक्षी दलों के कई नेता बैठक में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंच चुके हैं पहले ही। मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। 2 और क्षेत्रीय दलों को इस गठबंधन में शामिल किया गया और इसी के साथ इंडिया गठबंधन में दलों की संख्या 28 हो गई। तो बैठक में क्या क्या खास रहेगा ये भी आपको बता दें। इंडिया गठबंधन की बैठक शाम 6:30 बजे शुरू होगी, जिसके बाद उद्धव ठाकरे विपक्ष के नेताओं को डिनर देंगे। फिर 1 सितंबर को सुबह 10:15 बजे से दोपहर 2 बजे तक ग्रुप फोटो सेशन होगा और बैठक में कई अहम चीजों पर चर्चा भी होगी। 1 सितंबर को लोगों का अनावरण भी किया जाएगा। दोपहर 2 बजे एमपीसीसी और एमआरसीसी की तरफ से लंच दिया जाएगा और लंच के बाद इंडिया गठबंधन के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठक का पूरा ब्यौरा दिया जाएगा। विपक्ष की इस बैठक का एजेंडा क्या है वो भी आपको बता देते हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों के नामों का ऐलान किया जाएगा इस बैठक में। वहीं इंडिया गठबंधन के संयोजक के नाम का भी ऐलान किया जा सकता है। इसके अलावा विपक्षी दलों की बैठक में मैनिफेस्टो और सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हो सकती है। देश भर में गठबंधन की साझा रैलियों पर चर्चा होगी। बैठक में 400 सीटों पर साझा उम्मीदवारों पर भी मंथन हो सकता है। आपको यह भी बता देते हैं कि इससे पहले कब कब हुई इंडिया गठबंधन की बैठक। एनडीए का मुकाबला करने के लिए विपक्ष के 28 दल साथ आए हैं और विपक्षी गठबंधन, जिसे इंडिया नाम दिया गया है, उसकी पहली बैठक 23 जून को पटना में हुई। दूसरी बैठक 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई। और बेंगलुरु में इस बैठक में गठबंधन को इंडिया नाम दिया गया था। आज मुंबई में होने वाली बैठक में 28 विपक्षी दलों के नेता शामिल होंगे। तो चलिए इस खबर की तह तक पहुंचेंगे। हमारे अहम साथी हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी हमारे साथ सीधे बने हुए हैं और शिमला से हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर भी हमारे साथ बने हुए हैं सीधे। अनिल, आपका रुख कर रहे हैं। पहले इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक है जो आज आयोजित होने जा रही है। 2 दिन तक ये बैठक चलने वाली। स्टेप बाय स्टेप, कदम दर कदम गठबंधन ने अपने पैर जमाने की कोशिश की है। तमाम दलों को इकट्ठा किया गया है। अभी हाल ही में 2 क्षेत्रीय दलों को भी इसमें शामिल किया गया है। आज की बैठक किन मायनों में अहम है अनिल? कौन से बड़े मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है? और गठबंधन में सबसे बड़ी बात होती है सीट शेयरिंग को लेकर इत्तेफाक बनना या सहमति बनना। इस पर भी चर्चा हो जाएगी। इसमें तमाम चीजों की चर्चाएं होना संभव है। आप बताइए आज की इस बैठक को कैसे अहम माने? देखिए मुमताज, 2024 से पहले जो एक शतरंज की जो बिसात होगी वो किस तरीके से बिछेगी, वो कहीं ना कहीं जो आज की जो बैठ आज और कल जो 2 दिन इंडिया गठबंधन की बैठकें होनी है वो काफ़ी हद तक उसके बाद साफ हो जाएगी। क्योंकि जो इंडिया गठबंधन की जो बैठकें की शुरुआत हुई थी, पहले पटना, फिर बेंगलोर, अब मुंबई, जो काफिला जो विपक्षी दलों का था इंडिया गठबंधन की जो 26 पार्टियां थी, अब इसमें मुमताज 2 पार्टियां और शामिल हो गए। कुल अब 28 पार्टियां हो गई जो 2 दिन की बैठक करेगी। आज डिनर रखा गया उद्धव ठाकरे की तरफ से। आज इनफॉर्मल बैठक होगी।
कल काफ़ी महत्वपूर्ण बैठकें होनी है, कल का जो दिन रहने वाला काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंडिया गठबंधन का लोगो क्या रहेगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। कन्वीनर कौन होगा, संभावना है इन 2 दिनों में कन्वीनर तय कर लिया जाएगा, इस तरीके की संभावना है। अगर कन्वीनर तय नहीं किया गया तो कमेटी तो कन्फर्म ही बना लेंगे। हमारे जो सहयोगी हमसे जुड़े हुए हैं मुमताज़, उनसे भी हम जाएंगे सीधा। हम सबसे पहले शिमला चलते हैं, प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, जो 2 दिनों की बैठक रहने वाली है, 26 से 28 दल तो हो गया जो इंडिया गठबंधन के तहत, क्या लगता है इन 2 दिनों की बैठक में इंडिया गठबंधन अपना कन्वीनर चुन लेगा कि कौन संयोजक होगा, किन की अगुवाई में इंडिया गठबंधन आगे चलेगा? बिल्कुल देखिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से ये महागठबंधन बना है और उसमें इंडिया जो नाम दिया गया है, अब कोशिश विपक्षी दलों की यही है कि मोदी सरकार को कैसे हटाना है, मोदी सरकार के खिलाफ कैसे लड़ना है। तो ये एक मोटिव लेकर इस वक्त ये गठबंधन चला है और आज जो बैठक मुंबई में शुरू होने वाली है और 2 दिन तक ये बैठक चलेगी। इसमें जिस तरह से संयोजक को लेकर चर्चाएं हैं कि कौन संयोजक हो सकता है, हालांकि हम लगातार जैसे सियासी गलियारों की चर्चाएं हैं और बाकी भी तरह तरह की जो रिएक्शन आते हैं, उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के ऊपर ये बात जरूर दाव खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें संयोजक अपनाया जाए और एक ऐसे सीनियर लीडर को संयोजक बनाया जाए जो सभी दलों को साथ में जोड़ कर रख सके। क्योंकि ये केवल सिर्फ गठबंधन तो बन गया है, लेकिन ऐसा ना हो कि ये गठबंधन बीच में टूटे। अगर कोई नाराज हो तो उसकी नाराजगी को भी दूर कैसे किया जा सके, तो इसके लिए कोई सीनियर लीडर होना चाहिए। हालांकि चर्चाओं में नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके नाम को लेकर लगातार चर्चाएं चलती रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ बाकी भी और लीडर्स हैं। लेकिन फिर भी गठबंधन की कोशिश यही रहेगी कि एक ऐसे लीडर संयोजक बनाया जाए जिसकी बात सभी मान सके, उसका सम्मान किया जाए, ताकि लोकसभा चुनाव तक जो लड़ाई लड़नी है वो एकजुट होकर लड़ाई लड़ी जा सके। इसके साथ साथ ये भी जानकारी है कि जो महागठबंधन का मुख्य कार्यालय है, हेडक्वार्टर, उसको भी निर्धारित किया जाना है इन 2 दिन की बैठकों में। साथ ही जो मैनिफेस्टो आने वाले समय में जब लोकसभा चुनाव के लिए बनेगा, उसको लेकर भी, और सीटों का जो बंटवारा होना है उसको लेकर भी चर्चा इसमें होगी। क्योंकि कई जगह ऐसी स्थिति बन सकती है कि मतभेद तो है, कुछ दलों में आपस में हो जाए कि हमें सीट कम मिल रही है या हमारा यहाँ पर प्रभुत्व होना चाहिए। छोटे से उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि कई ऐसे राज्य हैं, चाहे यूपी की बात करें या बिहार की बात करें, वहां पर बाकी जो क्षेत्रीय दल हैं भी प्रमुखता से अपना स्थान बाहर रखते हैं, लेकिन कांग्रेस भी कोशिश यही चाहेगी कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीटें दी जाए। प्रदीप, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। हमारे सहयोगी जितेंद्र चौधरी चंडीगढ़ से जुड़े हुए। जितेंद्र, इन 2 दिनों के पूरे शेड्यूल की बात करें, 2 दिन का शेड्यूल कैसा रहेगा? और खासतौर से 26 पार्टियां पहले थी इंडिया गठबंधन में, अब 2 पार्टियां कौन सी नई जुड़ी है, और आने वाले दिनों में और कौन से दल इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए, लगातार जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की ये जो बैठकों का दौर जो शुरू हुआ है, बैठकों में जहां बात की जाए तो पहले 18 जो पार्टियां थी, उसके बाद 26 पार्टियां जो है इंडिया गठबंधन के आए। अब 2 पार्टियों की और बात कही जा रही है, लेकिन ये देखना होगा कि वो 2 पार्टियां जो है किस तरीके से पहुंचती हैं और उनके जो नाम है वो जो सामने आएंगे। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो लोगो है उसको भी अनवील किया जाएगा। साथ ही सीट शेयरिंग की बात जो लगातार हम कर रहे थे, हमारे सहयोगी प्रदीप ठाकुर भी जिसके बारे में बता रहे थे, अपने आप में ये एक बड़ा विषय जो है वो रहने वाला है राज्यों के अंदर। इसको लेकर के किस तरीके से सामंजस्य बनेगा, और संयोजक की जहां तक बात कही जा रही है तो संयोजक की इसमें अहम भूमिका रहने वाली है। क्योंकि सीट शेयरिंग में अगर हम वैसे अगर हम देखते हैं जो तमाम पार्टियां हैं, तो उनके अंदर कांग्रेस जो है एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर सबसे पुरानी पार्टी के तौर पर है। लेकिन आज जो स्थिति कांग्रेस की राज्यों में सरकार को लेकर के है, सांसदों को लेकर के है, वो शायद उस अनुरूप नहीं है। अगर उदाहरण के तौर पर उत्तर भारत में भी अगर हम देखते हैं तो आम आदमी पार्टी एक और है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी के पास जहां जिस तरीके से जो सीट शेयरिंग है या सरकार है, उनकी जो वोट प्रतिशत है, ये तमाम चीजें ऐसी रहेंगी जिन्हें कहीं ना कहीं जब वो एक तो जो संयोजक बनाया जाना है, संयोजक कौन सा नेता हो सकता है? क्योंकि कई बड़े धुरंधर है इंडिया गठबंधन में। एक जो सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, क्योंकि बिना चेहरे के जो इंडिया गठबंधन है, मोदी के सामने कैसे लड़ाई लड़ेगा?
देखिए, ये सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात आपने कही है, क्योंकि इसी को टारगेट भी किया जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से, और ये कहा जा रहा है कि चेहरा कौन होगा, किस तरीके से, और इससे पहले ही तमाम जो विषय हैं उन विषय को लेकर के टारगेट करने का काम किया जा रहा है। क्योंकि एक तरफ जहां एनडीए है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा है, तो वहीं दूसरी तरफ चेहरा किसको बनाया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो बड़े दल है इंडिया गठबंधन के अंदर, उन पर जो है नज़र ज़रूर बनी हुई है, संयोजक को लेकर के हो या फिर पार्टी के चेहरे के तौर पर हो, और उस पर सभी की सहमति को लेकर के हो। क्योंकि क्षेत्रीय समीकरणों के अंदर अगर हम देखते हैं तो क्षेत्रीय समीकरणों में कहीं ना कहीं आज इंडिया गठबंधन के जो दल है वो कई जगह इस प्रकार की स्थिति है जो आमने सामने है। लेकिन अब यहाँ अगर वो एक साथ खड़े होते हैं तो क्षेत्रीय समीकरणों को किस प्रकार से साधने का काम किया जाएगा, ऐसी स्थिति में जो एनडीए है उसकी तरफ से भी निशाने पर वो रहने वाले हैं। जितेंद्र, अगर हम आपने बात करें हरियाणा की, पंजाब, क्षेत्रीय समीकरणों की बात की, आप हरियाणा पे आए, तो ये भी 2-3 दिनों से लगातार चर्चा चल रही थी कि इनेलो को भी इंडिया गठबंधन बैठक में न्योता मिला है, इनेलो जा सकती है। हालांकि अभय चौटाला ने स्पष्ट तौर पर तो नहीं कहा। अभय चौटाला कह रहे हैं कि सितंबर में देवीलाल की जो जयंती कार्यक्रम करेंगे उसमें इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं को, क्या इस बैठक में इनेलो जाएगी या नहीं जाएगी, स्पष्ट हो चुका है? देखिए, बिल्कुल अनिल, हमने संपर्क साधने का जो प्रयास है यहाँ पर किया था, लेकिन जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है यही कहा जा रहा है इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से कि अगर बुलाया जाएगा तो वो जो है उसके अंदर जा सकते हैं। लेकिन स्पष्ट तौर से उनके जाने ना जाने को लेकर के स्थिति जो है वो अभी तक स्पष्ट नहीं है। 25 सितंबर की जो चौधरी देवीलाल की जयंती की आपने बात की, वहाँ पर तमाम बड़े नेता, चाहे वो बिहार से आने वाले हों या फिर इंडिया गठबंधन के भी हिस्सा हों, उनको न्योता देने का अमूमन एक सिलसिला जो है इससे पहले भी देखने के लिए मिलता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं इसके जरिए जो सियासी समीकरण है उन्हें भी साधने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन जैसा कि हम अभी चर्चा भी कर रहे थे कि जो क्षेत्रीय दल है वो क्षेत्रीय समीकरणों के हिसाब से वो आमने सामने हैं। आम आदमी पार्टी को अगर हरियाणा में देखें, इंडियन नेशनल लोकदल को देखें, कांग्रेस को देखें, कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी हाल ही में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जब ये सवाल पूछा गया था तो उनकी तरफ से भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया था। उनकी तरफ से तो मीडिया से ही जवाब यहाँ पर रख दिया गया था कि कोई अगर हमारे पास 25 सितंबर के न्योते को लेकर के आएगा तो विचार किया जाएगा। यानी स्पष्ट तौर से विरोधाभासी बयान देने से जो है वो अभी फिलहाल बचा जरूर जा रहा है, और स्थिति को स्पष्ट करने को लेकर के लगातार जो बिल्कुल देखिए जितेंद्र, अनिल, इस बीच आपको ये बताना है जितेंद्र हमें कि उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो हेड राव शफात अली भी जुड़ चुके हैं शाम खबर पर। अनिल, उनसे भी चर्चा की जा सकती है कि इंडिया गठबंधन की इस बैठक को लेकर राव शफात अली का तजुर्बा या उनका एनालिसिस क्या कहता है। अनिल, ओवर टू यू। बिल्कुल देखिए, उत्तराखंड से हमारे वरिष्ठ सहयोगी राव अशफात अली जुड़ चुके हैं। राव अशफात, अगर मैं आपसे पूछूं, जो इंडिया गठबंधन की बैठक है, संभावनाएं हैं संयोजक चुन लिया जाएगा, ठीक है, संयोजक चुन लेंगे, संयोजक कौन हो सकता है आपके लिहाज से, पीएम पद का दावेदार कौन हो सकता है, लोगो भी कल लॉन्च कर दिया जाएगा, तो आपका क्या मानना है इंडिया गठबंधन की इस बैठक में क्या कुछ निकलेगा? ये बैठक है और क्योंकि 26 पार्टियों के 63 जनप्रतिनिधि इसमें मौजूद रहेंगे, जो प्रतिनिधि हैं अलग अलग पार्टियों के, और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को लेकर के लोगो जारी होगा, कल तक ये लोगो भी जारी हो जाएगा, इस पर एक बड़ा मंथन चलेगा। तो लोगो एक तो ऐसा होना चाहिए कि तमाम पार्टी उस पर सहमत हो, किसी तरह का कोई विवाद ना हो। दूसरा, अगर देखिए संयोजक की बात करें, अनिल आपने कहा कि संयोजक कौन हो सकता है, तो बहुत वरिष्ठ नेता पार्टी के अंदर है, अलग अलग नाम की चर्चाएं हैं। शरद पवार का नाम भी देखिए प्रमुखता से लिया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनका नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। सबसे बड़ी चुनौती प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर के है, तो इस पर पार्टियों को, जितने भी पार्टी गठबंधन में है इंडिया के, उनको संयम बरतना होगा। और क्योंकि एक नाम को लेकर के ये विवाद की स्थिति हमेशा से पैदा होती रही कि कौन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा, तो इस पर बहुत ज्यादा जल्दबाजी मेरा ख्याल है कि नहीं करनी चाहिए उन तमाम संगठनों को, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी लगातार बयान आए हैं कि उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के नेता है, तो इसलिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के जो है चेहरा रहेंगे। अलग अलग पार्टी के जो नेता है वो अपनी पार्टियों के प्रमुख को चेहरा बता रहे हैं, तो इस पर बहुत संयम बरतना होगा इन तमाम नेताओं को। राव अशफात, बिहार के डिप्टी सीएम का एक बयान आया है, उन्होंने साफ तौर पे कहा, बिहार के डिप्टी सीएम ने, कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का, उन्होंने कहा कि जो चुने हुए सांसद है वो इसको तय करेंगे। इस बयान के क्या मायने समझे?
बिल्कुल अनिल, आपने ठीक कहा। देखिए, इस बयान के बहुत बारीकी से मायने समझे जा सकते हैं। मैंने जैसा भी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री का जो दावेदार होगा, यानी कि जो चेहरा होगा, उस पर संयम बरतना होगा इन तमाम नेताओं को। और जैसा कि नीतीश ने बयान दिया है, नीतीश ने कहा है कि अभी सांसद चुनेंगे जब उसके बाद रिजल्ट आएंगे, यानी सांसद चुनेंगे। तो अभी वो भी चाहते हैं कि इस बात पर चर्चा ना हो, क्योंकि अगर इस बात पर चर्चा सबसे ज्यादा हुई तो सबसे बड़ा फूट का कारण यही नाम हो सकता है कि राजफात, जो इस अलग-अलग खबर नाम पर दिए जा रहे हैं। एनालिसिस चलती रहेगी। आजकल यही सबसे ज्यादा अहम खबर है चर्चाओं के लिए और विश्लेषण के लिए। अनिल, इस बीच एक अहम खबर का रुख हम नूह से कर रहे हैं। नूह हिंसा के हवाले से बड़ा अपडेट है। बता दें अपने दर्शकों को कि फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान से आज पूछताछ की जाएगी। नूह हिंसा को लेकर पुलिस मामन खान से पूछताछ करेगी। मामन खान पर लोगों को भड़काने का आरोप है। नूह हिंसा के बाद बड़कली चौकी पर आगजनी हुई थी, लूट और तोड़फोड़ हुई थी और मामन खान पर इस दौरान अपने समर्थकों से लगातार संपर्क बनाए रखने का आरोप लगा। तो आज पूछताछ होगी। आज का दिन अहम है। जितेंद्र, आपका रुख कर रहे हैं हम यहाँ इस आम खबर पर। मामन खान ने लगातार लाइमलाइट बटोरी है जब से नूह हिंसा का मामला सामने आया। उनके एक बयान को लेकर काफी बवाल हुआ, काफी बयानबाजियां हुई और आखिरकार आज पुलिस की तरफ से नोटिस दिए जाने के बाद उनसे पूछताछ भी होगी। कितनी अहम है ये खबर, जितेंद्र, कैसे जाएं इस खबर की तह तक और कितनी बड़ी सियासी जंग इस मामले को लेकर आगे जारी रहने के इम्कान है? जितेंद्र, देखिए, मामन खान की जो मुश्किलें हैं वो सीधे तौर पर बढ़ती जा रही हैं नूह हिंसा के बाद। कांग्रेस के विधायक हैं फिरोजपुर झिरका से और गृह मंत्री अनिल विज के बयान के बाद ये कह सकते हैं कि उनकी जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। हालांकि पुलिस ने इससे पहले ही उन्हें पूछताछ में शामिल होने के लिए जो नोटिस है वो जारी किया था। इससे पहले 30 तारीख की जानकारी मिल पा रही थी, लेकिन आज यानी 31 तारीख को उनसे पूछताछ नगीना थाने के अंदर की जाएगी। खासतौर से मामन खान से पूछताछ के पीछे कई पहलू हैं। एक, उनका जो वीडियो वायरल हुआ था विधानसभा का और उसके बाद उनका एक जो ट्वीट है, ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर उनकी तरफ से लिखा गया था कि मैंने आपकी आवाज़ विधानसभा में भी उठाई और उसके बाद आपकी आवाज़ अब यहाँ भी उठाऊंगा, नूह के अंदर भी। और उस वक्त वो माहौल था जब इस हिंसा से होने के पहले सोशल मीडिया पर जो भ्रामक प्रचार है या फिर कहें कि इस तरीके की बातें चल रही थी जो अपने आप में विरोधाभासी थी और जिसकी वजह से हिंसा भड़कने को लेकर के बहुत ज़्यादा जो चांस है वो बने। इसी को लेकर के मामन खान से जो पूछताछ है यहाँ पर की जाएगी। गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से तो यहाँ तक कहा गया है कि जहाँ जहाँ मामन खान 28, 29, 30 तारीख को गए वहाँ हिंसा जो है वो ज़्यादा देखने के लिए मिली है। उनके फ़ोन कॉल्स की जो डिटेल्स है वो 31 तारीख की खंगाली जा रही है। मामन खान 31 तारीख को अपने पिता का इलाज करा रहे थे, अस्पताल में थे, लेकिन उनकी जो कॉल डिटेल्स है उनको देखा जा रहा है और कॉल डिटेल्स की जो अभी तक प्रामा फेसिया जो जानकारी मिल पा रही है, हालांकि इसमें अभी जांच बाकी है, लेकिन जो जानकारी सूत्रों से मिली है उसके मुताबिक वहाँ जो कॉल्स हैं उनके खासतौर से रहे जहाँ जो हिंसा प्रभावित जो क्षेत्र रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मामन खान के लिए जो मुश्किलें हैं वो अब बढ़ती हुई नजर आएंगी। नूह के अंदर जिस प्रकार की ये हिंसा हुई है, इसमें आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो एक और जहाँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में चला हुआ है, वहीं अब ये देखना होगा कि इसमें मास्टरमाइंड कौन है, इसको लेकर के लगातार जो पहलू दर पहलू जांच खबर की जा पर रही हम है। अनिल का रुख करेंगे। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोदी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, आप अपने अंदाज से इस खबर का विश्लेषण करें। इस पूरे मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले में एक दूसरे पर हल्के और भारी पड़ते हुए बार बार नजर आते हैं। आखिरकार आज मामन खान से पूछताछ है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले को लेकर? अनिल, आप कैसे समझेंगे इस खबर को? ओवर टू यू। देखिए मुमताज़, पूछताछ भले ही मामन खान से की जा रही हो, आज मामन खान से पूछताछ होनी हो, लेकिन मामन खान का जिस तरीके से नाम आया, कहीं ना कहीं अकेले मामन खान ही नहीं पूरी कांग्रेस के लिए हरियाणा में कहने की मुश्किल है। इस पूरे के पूरे मुद्दे पे भले ही कांग्रेस विधानसभा में आक्रामक मुद्रा में दिखाई दी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस विधायक के ऊपर इस तरीके के आरोप लगने की जो नूह में हिंसा हुई है, उस हिंसा को भड़काने में मामन खान का बड़ा रोल था। उनसे आज पुलिस पूछताछ करेगी और गृह मंत्री अनिल विज पहले ही साफ कर चुके हैं कि अब तक की जो पुलिस की जो प्रारंभिक जांच है उसमें प्रथम दृष्टया लगता है कि मामन खान की संदिग्ध भूमिका हो सकती है। वो जहां जहां पर गए उन जगहों पर हिंसा हुई, इस तरीके के बयान गृह मंत्री की तरफ से दिए जाने
अपने आप में बड़ी बात है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि देखिए मुमताज, जो बयान मामन खान की तरफ से दिया गया था विधानसभा के अंदर, जिसमें मोनू मानेसर को लेकर कहा गया था कि प्यासा फोड़ देंगे, तो इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद कहीं ना कहीं स्पीकर साहब की तरफ से कहा गया था कि जो वो शब्द थे विधानसभा की कार्यवाही से डिलीट कर दिए गए थे। लेकिन मुमताज, कल स्पीकर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, स्पीकर साहब से जब मीडिया ने पूछा कि जो शब्द बोले गए थे मामन खान की तरफ से विधानसभा में, क्या उन शब्दों को डिलीट कर दिया गया था, लेकिन कल स्पीकर ने साफ किया है कि उन शब्दों को डिलीट नहीं किया जा सकता। यानी जो शब्दावली मामन खान ने बोली थी मोनू मानेसर को लेकर, जिसकी वजह से पूरा का पूरा एक विवाद की बड़ी वजह मानी जा रही है, वो शब्द अभी भी विधानसभा की कार्यवाही में एज इट इज है, विधानसभा के रिकॉर्ड में। तो ऐसे में कहना कि इस तरीके से जब वो शब्द भी विधानसभा की कार्यवाही में है, जो पुलिस भी पूछताछ करेगी, तो कहीं ना कहीं मामन खान की मुश्किलें बढ़ सकती है। क्योंकि अभी तक जो कहीं ना कहीं जो खुद गृह मंत्री साहब ने भी कहा है कि जहां पर मामन खान सही कहा अनिल आपने। देखते हैं कि किस कदर मुश्किलें बढ़ती हैं मामन खान की, या फिर आगे इस मामले में क्या होगा, सियासी तौर पर अब कौन किस पर भारी पड़ेगा। अनिल, यहाँ हम हिमाचल प्रदेश का रुख करेंगे। हिमाचल में आपदाओं से निपटने के लिए प्लान तैयार है। आपदाओं से निपटने के लिए 890 करोड़ रुपए का प्लान तैयार है। जलवायु परिवर्तन और आपदा तैयारियों को देखते हुए ये प्लान तैयार किया गया है। हिमाचल प्रदेश आपदा जोखिम न्यूनीकरण और तैयारी कार्यक्रम है ये, जिसे बनाया गया है। वहीं फ्रांसीसी विकास एजेंसी के सहयोग से इस कार्यक्रम को तैयार किया गया है। ये कार्यक्रम अप्रैल 2024 से शुरू होगा। आगामी 5 साल तक कार्यान्वित किया जाएगा ये कार्यक्रम। अनिल मोर, हमारे साथ प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो हेड बने हुए हैं शिमला से। अनिल, ये खबर आपको सौंप रही हूं मैं, आगे इस खबर की तह तक जाइए प्रदीप ठाकुर के साथ। देखिए, इस तरीके का जो प्लान है हिमाचल प्रदेश के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ समय में जिस तरीके की आपदाएं आई, उसके बाद से ये प्लान जरूर हो जाता है। प्रदीप, अगर इस पूरे के पूरे जो प्लान तैयार किया गया है जलवायु परिवर्तन को लेकर, आपदा को लेकर, कब से सरकार की तैयारी है और किस तरीके का फंड इसमें रखा गया है, क्या कुछ इस प्लान के तहत रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से प्राकृतिक आपदा इस बार आई है और उसके नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। अगर पिछले कल शाम तक की ही बात करें तो 8,600 करोड़ रुपए का नुकसान का आंकलन हो चुका है। हालांकि राज्य सरकार का दावा है कि 12,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है, कुछ अप्रत्यक्ष नुकसान भी है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 15 अगस्त को जब घोषणा की थी, उन्होंने कहा था कि हम एक दीर्घकालीन योजना बनाएंगे जिसमें जलवायु परिवर्तन से होने वाली ये तमाम आपदाएं और उसके साथ साथ बाकी भी जो नेचुरल डिजास्टर हो रहे हैं उस नुकसान को कम कैसे किया जा सकता है, इसको लेकर हम एक दीर्घकालीन योजना बना रहे हैं। और ये योजना तैयार हो गई है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण और तैयारी कार्यक्रम, इसको तैयार कर लिया गया है। फ्रांसीसी विकास एजेंसी है, उसके जरिए ये आगे लागू की जाएगी, उससे कार्यान्वित की जाएगी। और इसमें खास तौर पर तो हिमाचल प्रदेश को लेकर जो सोचा गया है, एक तो कैपेसिटी बिल्डिंग है, यानी क्षमताओं का निर्माण करना है। अगर कोई आपदाएं होती हैं तो उस दौरान जोखिम को, जो आपदा है उससे नुकसान को कैसे कम किया जा सकता है, एक तो इसको लेकर फोकस किया गया है। दूसरा जो अपना ज्ञान वर्धन करना है, यानी पहले समय से पहले पता चल जाए कि कहाँ पर डिजास्टर होने वाला है। कई बार देखा जाता है कि जब जलवायु परिवर्तन होते हैं तो जो ऊपरी इलाका है हिमाचल प्रदेश का, ग्लेशियर इलाका है, वहां पर ग्लेशियर पिघल जाते हैं और झीलों का निर्माण हो जाता है। तो ये वो चीजें हैं जिसका हम अगर समय रहते हमें उसका नॉलेज हो जाए तो आपदा जोखिम को कम किया जा सकता है। इसके साथ साथ बाकी भी प्रदीप, क्योंकि वक्त की कमी है लिहाजा हमें कई अहम खबरों को समेटना होता है इस कार्यक्रम में। उत्तराखंड से एक अहम खबर है हमारे पास, उसका रुख कर लेते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के ठिकानों पर विजिलेंस ने छापेमारी की। विजिलेंस की छापेमारी पर अब सियासत गर्मा गई है। पहले पेड़ों के कटान और वन भूमि को लेकर जांच कर रही विजिलेंस अब इस मुद्दे को लेकर आमने सामने है बीजेपी और कांग्रेस। तो इस पूरे मामले ने सियासी रूप इख्तियार कर लिया है। हमारे ब्यूरो हेड उत्तराखंड से राव शफात अली हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, ये खबर भी मैं आप ही को सौंप रही हूँ, राव शफात के साथ मिलकर इस खबर की तह तक जाए। अनिल, बिल्कुल, देखिए राव साहब, अगर उत्तराखंड की राजनीति के लिहाज से बात करें, पूर्व मंत्री के यहाँ विजिलेंस के छापे पड़ने, किस तरीके से जो उत्तराखंड की सियासत है, इन छापेमारी के बाद, विजिलेंस की कार्रवाई के बाद जो सियासत है, कितनी गरमाई है? रावत उत्तराखंड की सियासत का एक बड़ा चेहरा है। हालांकि वो समय समय पर पार्टी बदलते रहे हैं, कभी वो कांग्रेस में जाते हैं, कभी बीजेपी में जाते हैं, लेकिन हाल फिलहाल की बात करें तो वो इस वक्त कांग्रेस के बड़े नेता हैं। पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, कद्दावर नेता है। लेकिन जब उन्होंने पार्टी छोड़ी थी भाजपा और वो कांग्रेस में शामिल हुए थे तो उस वक्त भी वो
भाजपा में जब थे तो कैबिनेट मंत्री थे। अब उनके जो ठिकाने हैं, उनके जो संस्थान है, प्रतिष्ठान है, वहां पर विजिलेंस की छापेमारी हुई है और ये एक कॉलेज के आसपास जो भूमि है वन विभाग की, उसको लेकर के मामला है। विजिलेंस की जो हल्द्वानी सेक्टर है वहां पर मुकदमा दर्ज हुआ है, इसकी जांच चल रही है और इसी जांच के तहत उस जमीन पर, उस जगह पर, उस स्थान पर छापेमारी हुई थी विजिलेंस की, जहां पर हरक सिंह रावत का एक मेडिकल कॉलेज चलता है और उनके बेटे उस कॉलेज को संभालते हैं। तो ये भूमि थी, क्योंकि इसमें वन कटान हुआ था बहुत पूर्व में और इसके साथ ही जो वन भूमि है उस पर भी निर्माण हुआ था, यानी कि अवैध निर्माण को लेकर के, भूमि कब्जाने को लेकर के, या फिर जो कटान हुआ था वनों का, उसको लेकर के ये जांच चल रही है। हालांकि विजिलेंस की ओर से कहा गया है कि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि इस भूमि की रजिस्ट्री किसके नाम है। रजिस्ट्री की जांच हो रही है क्योंकि ये भूमि उस कैंपस के अंदर आसपास आती है जहां पर ये कॉलेज है। और ये पेड़ किस तरह से काटे गए, क्योंकि वन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई की गई या नहीं की गई, क्योंकि वो जंगल की भूमि थी, वन की भूमि थी, उनका कटान भी पूरी तरह से अवैध था। तो इसको लेकर के जांच चल रही है और ये जांच का ही एक पहलू है कि हरक सिंह रावत के उस कॉलेज के आसपास या उन ठिकानों के आसपास ये विजिलेंस की टीम पहुंची थी। अब इस पर सियासत है, क्योंकि खबर की तह तक जाएंगे। अनिल, जैसा आपने कहा कि सियासत ये है कि अब कांग्रेस के नेता क्योंकि है हरक सिंह रावत, तो कांग्रेस सवाल उठा रही है कि सत्ता पक्ष दुरुपयोग कर रही है उन एजेंसियों का, कांग्रेस के नेताओं को परेशान कर रही है। और जब कोई नेता भाजपा में होता है, वो कितना भी भ्रष्टाचारी हो, तो उसके ऊपर ना तो कोई जांच एजेंसी जाती है, ना उसकी कोई जांच होती है। लेकिन जैसे ही वो नेता पार्टी छोड़ता है, दूसरी पार्टियों में होता है और खासकर कांग्रेस पार्टी में आता है, तो उसके पीछे जांच एजेंसियां सरकार लगा देती है, वो चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये आरोप लगाया जा रहा है। और दूसरी तरफ भाजपा की ओर से भी जवाब दिया गया है। विपक्ष को भाजपा ने कहा है, जो भाजपा के नेता है मनवीर चौहान, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस बौखला रही है, ये सिर्फ एक हिस्सा है। कुल मिलाकर सियासत जबरदस्त अंदाज में हो रही है। राव शफात, माफी के साथ आप सबको यहाँ रोक रहे हैं अभी हम, क्योंकि वक्त के पाबंद है। हम इस शो को यही एंड करना होगा। ये तमाम अहम खबरें थी आज जिनकी तह तक हम पहुंचे। अनिल, आपका बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। जितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राव शफात, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रदीप ठाकुर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अहम खबरों की तह तक जाने के लिए।